अप्रैल 2026 के इन्फ्लेशन डेटा ने इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर दिया है। एक तरफ WPI जो है वो शार्पली स्पाइक कर रहा है और दूसरी तरफ जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है यानी कि हमारा CPI जो है वो रिलेटिवली स्टेबल दिख रहा है। और इसी फिनोमेना को इकोनॉमिस्ट कहते हैं इन्फ्लेशन डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं इसे? इन्फ्लेशन डाइवर्जेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू GS मेड इजी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया और आज हम बात करेंगे इसी इन्फ्लेशन डाइवर्जेंस की। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, बेल बटन को दबाइए ताकि जैसे ही चैनल पे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट में प्राइसेस यूनिफॉर्मली राइज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। डिफरेंट इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स इकोनॉमी के डिफरेंट लेयर्स को कैप्चर करते हैं। इंडिया में ब्रॉडली दो मेजर इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा WPI दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है हमारा CPI दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI डायरेक्टली कंज्यूमर के डेली एक्सपेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, एसेंशियल्स, इन चीज़ों को। और इसी बेसिस पर RBI जो है वो क्या करता है, इसी CPI को बेस बना के RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, उस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। वहीं अगर आप WPI को देखें, होलसेल प्राइस को देखें, तो ये होलसेल मार्केट के प्राइसेस को कैप्चर करता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल इनपुट्स, फ्यूल, बल्क कमोडिटीज़ एक्सेट्रा। जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं ये दोनों इंडिकेटर्स यानी कि WPI और CPI दोनों एक अलग कहानी दिखा रहे हैं। WPI इज़ अराउंड 8.3% जो कि एक सर्च को इंडिकेट कर रहा है और CPI जो है वो 3.5% के आसपास रिलेटिवली कंट्रोल्ड रहा, यानी कि प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रीज़ इन्फ्लेशन का प्रेशर फील कर रहे हैं लेकिन अभी तक कंज्यूमर्स तक उसका फुल इम्पैक्ट ट्रांसमिट नहीं हुआ है। और यह डाइवर्जेंस जो है ये रैंडम नहीं है। इसके पीछे जो मेजर फैक्टर्स हैं, इस डाइवर्जेंस के पीछे जो मेजर फैक्टर्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ जो वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन है। हम कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट वॉलेटाइल हो गया है। इंडिया बीइंग अ मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, नेचुरली हमारा इम्पैक्ट डोमेस्टिक होल प्राइसेस पर विजिबल हुआ। जब क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इफेक्ट नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव हो जाता है, लॉजिस्टिक चेन जो है वो कॉस्टली हो जाती है और ग्रेजुअली ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर फील्स दिस इनपुट कॉस्ट प्रेशर। स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक, सब इंडस्ट्रीज़ पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा और ये दिखने लगता है, इट इज़ क्वाइट विजिबल। इसीलिए जो WPI है ना वो बहुत शार्पली वो मूव करता है ऊपर की तरफ। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है, अगर होलसेल प्राइस इतनी तेज़ी से राइज कर रहे हैं तो CPI रिलेटिवली स्टेबल क्यों है? दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट दैट वाई इट इज़ हैपनिंग। और यहाँ पर इसको हमें ट्रांसमिशन लैग को समझना ज़रूरी हो जाता है। व्हाट इज़ दिस ट्रांसमिशन लैग? होलसेल प्राइस जो है या होलसेल कॉस्ट जो है वो इमीडिएटली रिटेल कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं होता। बिजनेस इनिशियली अपना प्रॉफिट मार्जिन अब्जॉर्ब करते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेशन एडजस्टमेंट या सब्सिडीज़ भी टेम्प्रेरी कुशनिंग प्रोवाइड कर सकती है। मतलब इन्फ्लेशन प्रेशर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है लेकिन कंज्यूमर्स तक उसका कंप्लीट इफेक्ट जो है वो थोड़ा डिलेड पहुँचेगा और यहाँ पर RBI के लिए पॉलिसी डिलेमा क्रिएट हो जाता है। कैसे? RBI प्राइमरली क्या कर रहा है? RBI प्राइमरली टारगेट कर रहा है ऑन योर CPI। RBI का मेन फोकस क्या है? वो CPI का टारगेट जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटेड मॉनेटरी पॉलिसी उसमें CPI को टारगेट कर रहा है। तो एग्रेसिव रेट हाइक्स जस्टिफाई करना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली WPI जो है वो क्या कर रहा है, वो सिग्नल दे रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। हमने अलग अलग क्लासेस में पढ़ा है व्हाट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि फ्यूचर में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अपवर्ड मूव कर सकता है। और अगर RBI इमीडिएटली रेट हाइक्स कर देता है, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो व्हाट विल हैपन? ओवर टाइटनिंग, ऑलरेडी एक टाइटनिंग नहीं, ओवर टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट बोरोइंग को एक्सपेंसिव बना देते हैं, इन्वेस्टमेंट स्लो कर देते हैं और कॉरपोरेट एक्सपेंशन इम्पैक्ट हो सकती है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम क्या होगा? वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर RBI वेट करता है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अनकंट्रोल हो जाती है तो फ्यूचर में और ज़्यादा टाइट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की नीड आ सकती है। यानी कि सेंट्रल बैंक के पास
जो है फिर एक बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म करना है. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ग्रोथ वर्सेस प्राइस स्टेबिलिटी. दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट दैट वी नीड टू वर्क ऑन. और इसी को मॉनेटरी पॉलिसी का क्लासिकल डिलेमा माना जाता है. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी काफ़ी लेयर्ड है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डायरेक्ट प्रेशर विजिबल है. इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल जो कॉस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं. ओके, कॉर्पोरेट के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो कंप्रेस हो सकते हैं, स्पेशली उस सेक्टर्स में जहाँ कंज्यूमर डिमांड वीक हो. अगर कंपनीज़ कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होती है. और अगर प्राइसेस इंक्रीज़ करती है तो इवेंचुअली क्या होगा? CPI भी राइज़ करेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी राइज़ करेगा. अच्छा, फिर कहानी आती है हमारे ऑयल इंपोर्ट बिल की. हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल जो है वो भी इंक्रीज़ होता है. अगर इंपोर्ट बिल का प्रेशर करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल मैनेजमेंट दोनों पे पड़ सकता है. क्यों सर? ट्विन डेफिसिट है. हम सफ़र कर रहे हैं ट्विन डेफिसिट पर, जहाँ हमारे पास फिस्कल डेफिसिट भी है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी है. अच्छा, अगर ऐसा होता है तो एक हिडन इम्प्लीकेशन इनइक्वालिटी का भी आ जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स और बिजनेसेस जो है वो इन्फ्लेशन को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं कंपेयर टू कंज्यूमर्स. लार्ज फर्म्स कभी कभी आप कह सकते हैं कि वो कॉस्ट अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन MSMEs हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. इसलिए इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं होता, इट ऑल्सो बिकम्स अ सोशल एंड डेवलपमेंटल इशू. अब बात करें कि UPSC में ये हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो ये मल्टीपल डायमेंशंस को कनेक्ट कर रहा है. ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है. ये कनेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, ऑफ कोर्स, एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटी को, एनर्जी सिक्योरिटी, फिस्कल मैनेजमेंट, ग्रोथ स्ट्रैटेजी. पर्टिकुलरली अगर इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल एंगल की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि सप्लाई साइड वर्सेस डिमांड साइड इन्फ्लेशन. कि अगर इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से इंक्रीज़ हो तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट करके रिलेटिवली इफेक्टिव हो सकती है. लेकिन अगर सप्लाई शॉक की वजह से हो, जैसे इस वक्त हो रहा है, ग्लोबल प्राइसेस में डिस्ट्रप्शंस हैं, तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक से प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगी. और इस वक्त की अगर हम बात करें तो RBI के आगे जो चैलेंज है कि इस वक्त जो भी प्रेशर हमें दिख रहा है, कि ये जो डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये जो इन्फ्लेशन डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द सप्लाई शॉक. ये क्यों है? ये सप्लाई शॉक की वजह से. अल्टीमेटली ये जो पूरा एपिसोड है इस वक्त, ये वाला, ये जो डिफरेंस आ रहा है 3.5 और 8% वाला, जो 8.3 और 3.5% का जो डिफरेंस है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमें बता रहा है दैट इकोनॉमी को समझने के लिए एक पर्टिकुलर सिंगल नंबर इनफ नहीं होता. कभी कभी रिटेल इन्फ्लेशन काम दिख सकता है, बट अंडर द सरफेस एक अंडर करंट चल रहा है. होलसेल इकोनॉमी स्ट्रेस को एक्यूमुलेट कर रही होती है, और इसीलिए ये जो WPI CPI डाइवर्जेंस है पॉलिसी मेकर के लिए सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल डिफरेंस नहीं होता, बल्कि आप ये मान के चलिए एक बहुत अर्ली सिग्नल है फ्यूचर का, बहुत अर्ली सिग्नल है फ्यूचर में आने वाले ख़तरे का. सो वी होप दैट एवरीथिंग गोज़ वेल. इंडिकेटर्स हैं, सिम्टम्स जल्दी दिख गए तो हमारे पॉलिसी मेकर उस पर जल्दी एक्ट करेंगे. आपको इस पर क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि हाउ शुड RBI रिस्पॉन्ड टू द CPI WPI डाइवर्जेंस. आप इसमें क्या पॉलिसी मेजर सजेस्ट करते हैं? डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. This is it from my end in this video. See you in the next one. Till then, all of you have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.